अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आज सेकंड पोएम सभी चैत्र का एक्सरसाइज पार्ट लेकर हाजिर हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पदकड़ा अर्थ, वर्ड्स मीनिंग। आदि मोदलु मीन्स पहले। कोरडु वण मರದ ತುಂಡು मीन्स सूखी लकड़ी का टुकड़ा। खग हक्की मीन्स परिंदा या चिड़िया। चैतन्य चटुवटिके। दगद मीन्स ಕೆಲಸ। मीन्स काम। चैतन्य यहाँ पर रूह के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब चटुवटिके। रूह रहने के बाद इंसान में तमाम काम होते हैं, चल फिर सकता है। इसी तरह से यहाँ पर चटुवटिके मतलब किसी काम को करने के बारे में बताया गया है। असल में चैतन्य का जो लघु माना है उसका माना रूह है। मत्तु मादकते मतलब नशा भर देना। मुगुलु मोग्गु। मोग्गु मोग्गु से मुराद कली, जो कलियां निकलती हैं। वालग वालग होना चाहिए था यहाँ पे। ओ लगा मतलब एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको ओ लगा जो म्यूज़िक के लिए इस्तेमाल करते हैं। कलरवा मोहक ध्वनि। मोहक ध्वनि मतलब लुभाने वाली आवाज़, जैसे कि चिड़ियों का चहचहाना। कोनरू चिगुरु। कोनरू का मतलब होता है नए पत्ते निकलना। चिगुरु। चिगीता चिगुरिता मतलब पत्ते निकला हुआ, जो हरे नए पत्ते निकलते हैं उसको। तारक एत्तरद स्वर मतलब बुलंद आवाज़। नेलदव्वा भूमि मतलब ज़मीन। मुक्त बिಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ मतलब आज़ाद। वधु मधुमಗಳು मतलब दुल्हन। नेक्स्ट देखिए, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ। ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್। ನೆಲದಮ್ಮ नववधुविनंते सिंगारಗೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗ। क्वेश्चन की मीनिंग समझ लेना पहले, तो उसका आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। नेलदम्मा नववधुविनंते, नेलदम्मा का मतलब है ज़मीन। नववधुविनंते मतलब दुल्हन की तरह। सिंगारಗೊಳ್ಳುವುದು मतलब सजती है। यावाग कब, कब सजती है करके कहा गया है। तो आपको लिखना है सिर्फ कब, वो यावागा की जगह पर युगादि बंदागा मतलब जब युगादि आती है। युगादि का मतलब नया साल। नया साल आता है तब दुनिया क्या करती है, सजती है। सजने से मुराद जैसे नज़म में लिखा गया है, नए पत्ते आते हैं, ये तमाम चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। युगादिಯ संदर्भದಲ್ಲಿ ನೆಲದಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ। ಹೇಗೆ यहाँ पर कैसे, कैसे करके सवाल है। मतलब ज़मीन कैसे सजती है, तो हमें बताना है कि किस तरह से सजती है ज़मीन। ನೆಲದಮ್ಮ ನವವಧುವಿನಂತೆ, जवाब है नव वधुविनंते।
नववधुविनंते इसका मतलब एक नई दुल्हन की तरह वो सजती है। हेगे की जगह पर हमें नई दुल्हन की तरह नववधुविनंते। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सवी ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ವಾಲಗ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ? ಯಾವುದರ मतलब किसका? आंसर है नेला मुगिला वालगा, मतलब आसमान और ज़मीन का जो म्यूज़िक है, जैसे वालगा बोलते हैं, वालगा मैंने मिसाल दे दी थी, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है कि ज़मीन और आसमान में जो चहचहाहट बारिश की और बिजली का कड़कना, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल है। नेला मुगिला वालगा या उधरा किसका सवाल है, तो किसका वालगा यहाँ पर है, किसका इसकी आवाज़ है, तो ज़मीन और आसमान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवी ಚೈತ್ರದ ಸೊಬಗು ಏನು? सवी चैत्र मतलब जैसे मौसम बहार बोलते हैं, स्प्रिंग सीजन। ಸೊಬಗು ಏನು? ಸೊಬಗು मतलब इसकी स्पेशलिटी, इसकी खूबसूरती क्या है? ಚೈತ್ರವು कही कಳೆದು ಸಿಹಿ ಹೆಚ್ಚಿ, ಹೇಗೆ करना है इसको, ಸಿಹಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲರ ಎದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸವಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ। मतलब ये सवी चैत्र, ये जो मौसम बहार स्प्रिंग सीजन है, क्या करता है? कही कड़ेदु, जो कड़वाहट है उसको कम करता है। कड़ेदु मतलब कम करना। सिही हेच्ची और मिठास को ज़्यादा करता है। और एल्लर एदेगळल्ली और तमाम के जिस्मों में क्या है, इधर सविಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ। इसकी जो मिठास है, इसकी जायका है, इसको भर देता है, तमाम के जिस्मों में इसके जायके को भर देता है। यही इस मौसम बहार की खूबसूरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿನಿಸನ್ನು ಹಂಚುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ? तिनिसु का मतलब खाने वाली चीज़ें, गिज़ा। क्या चीज़, क्या खाने वाली चीज़ यहाँ पर बांटते हैं? हंचुआ मतलब बांटना, आपस में तकसीम करना। याव तिनिसन्नु, सिर्फ इसको याव की जगह पर आपका आंसर है पुट कर देना है। ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು, ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ मतलब मैंने समरी में कहा था बेऊ बेल्ला। बेऊ बेल्ला किसको कहते हैं? गुड़ में थोड़ा सा नीम डालकर खाते हैं, ठीक है। इसी को क्या करते हैं, सभी घरों में बांटते हैं। तो यहाँ पर संप्रदाय मतलब रिवाज है। युगादि में कौन सी खाने वाली चीज़ को आपस में बांटने का रिवाज है? तो ಬೇವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಂಚುವ। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 वाक्यದಲ್ಲಿ उत्तर बरेरी। 3 से 4 जुमलों में आपको जवाब लिखना है। पहला क्वेश्चन देखिए, युगद आदि तंद संभ्रमवेनु। जो युगद आदि है मतलब साल का जो शुरू है, वो किस तरह से संभ्रम लेके आया, मतलब खुशियाँ लेकर के आया। तो आपको जवाब लिखना है युगद आदि, ये साल का जो शुरू है, सुखकर सुग्गियोंदिगे, मतलब है सुखकर सुग्गियोंदिगे, एक खुश फसल के साथ। जो खेती बाड़ी होती है उसको फसल कहते हैं। जगह के ಹೊಸ ಕಾಂತಿಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, दुनिया को एक नई चमक लेके आता है। कांति मतलब चमक, एक नई चमक लेकर आता है, एक चमक की खुशी लेकर आता है, इस तरह से सेंटेंस है। ಯುಗದ ಆದಿಯು ಸುಖಕರ ಸುಗ್ಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಾಂತಿಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ। मतलब साल का जो शुरू है एक खुश फसल के साथ दुनिया को एक
नई ಚಮಕ್ लेकर आता है। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನಾ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ अलग अलग रंगों में खींची गई तस्वीरों की मदद से नववधुविनंते रंजिसुत्तदे। ये जो दुनिया है वो अलग अलग रंगों के फ़ोटोज़ से क्या करती है, नववधुविनंते, एक नई दुल्हन की तरह वो चमकती है। वर्णमरऊ सूखा दरख्त क्या होता है, चिगुरी मतलब उसे नए पत्ते आ जाते हैं। हू बिड़ुवंते माडुत्तदे, और वो फूल देने के जैसे वो करता है। तो इस तरह से ये काम अंजाम देता है युगद आदि। साल का शुरू का जो वक्त होता है ये तमाम काम अंजाम देता है। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕವಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ। मतलब चैत्र जो स्प्रिंग सीज़न होता है वहाँ पर जो चिड़ियाँ होती हैं उसकी चहचहाट कैसी होती है, तो इसको कैसे बयान किया है पूछा गया। तो हमें जवाब लिखना है ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯ ಮೋಹಕ ಧ್ವನಿ ಮಾದಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು कवि वर्णिसिದ್ದಾರೆ। उनकी जो चहचहाने की आवाज़ है, चिरपिंग साउंड है, वो क्या एक नशा देने वाली आवाज़ की तरह है करके यहाँ पर बताया गया है। मादकतेಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ मतलब एक नशावर आवाज़ की तरह। नंबर 3 सेंटेंस आप क्वेश्चन देखिए। ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೋಚರಿಸಿದವು। इस सीज़न में जो जानवर और परिंदे थे उनके जो एक्टिविटीज़ इस पोएट को कैसे नज़र आ रहे हैं, तो इसका जवाब है चैत्र मास बरुत्तिद्दंते, जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो प्राणी पक्षिಗಳು, ये जानवर और परिंदे जड़त्रವನ್ನು ತೊರೆದು मतलब जो अपने सुस्ती को हटा कर क्या करते हैं, मेले एಳುತ್ತವೆ। मतलब जैसे अंगड़ाइयाँ लेकर के जिस्म को तोड़ मरोड़ का जब इंसान नींद से उठता है उसी तरह से वो मेले एಳುತ್ತದೆ, उठ जाते हैं और क्या करते हैं, ಬೇಗ ಬೇಗ जल्दी जल्दी तम्म तम्म अपने ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಹಾಗೆ अपने अपने काम को जाते हैं। जीवीಗಳಲ್ಲಿ नव उल्लास मतलब तमाम जानदारों में एक नव उल्लास मतलब एक नई उमंग, एक नई जान आने के जैसा तोरिदंते, कवि के कुछ एक नई जान, एक नई खुशी उनमें दिखाई दे रही है। इस तरह से पोएट महसूस कर रहा है। 4th क्वेश्चन देखिए। ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲಮುಗಿಲವಾಲಗ ನಡೆದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ। यहाँ पर छोटा करेक्शन कर लेंगे, क्षेत्र की जगह पर चैत्र। ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲಮುಗಿಲವಾಲಗ ನಡೆದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ मतलब पोएट को ज़मीन और आसमान पर एक वालगा मतलब एक शहनाई की तरह बजने की तरह अजम्पशन हो रहा है। कैसे, तो हमें इसका खुलासा लिखना है। तो जवाब है नेलदल्ली हक्किಗಳ ಕಲರವ, ज़मीन पर परिंदों की चहचहाट, प्राणिಗಳ बगे बगे ಧ್ವನಿಗಳು, जानवरों की अलग अलग आवाज़ें वालगದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ, एक शहनाई की तरह महसूस हो रही हैं। ಆಗಸದಲ್ಲಿ आसमान पर ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ सूचकವಾಗಿ मतलब बारिश, सूचक मतलब बारिश होना मालूम हो रही है। ಮೋಡಗಳ ಗುಡುಗು, बादलों का गरजना, सीढ़ुलुಗಳು, चमकना, बिजली का चमकना, शब्द ये तमाम आवाज़ें जो हैं वो सब मिलकर वालगದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ, एक शहनाई की तरह पोएट को मालूम हो रही हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए। ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ।
8 से 10 जुमलों में आपको इसका जवाब लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, ಚೈತ್ರದಲ್ಲಾಗುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುದು? चैत्र मास मतलब जो साल का शुरुआती महीना होता है, जैसे कि हिंदू रिलीजन में माना जाता है, तो उसका जो प्रकृतिय बदलावने मतलब इसमें चेंजेस क्या होते हैं, नेचर में क्या क्या चेंजेस होते हैं आपको बताना है। तो देखिए जवाब, चैत्र मास ಬಂದಾಗ, जब चैत्र मास करके पहला महीना आता है तो मर गिಡ बल्लिಗಳು, दरख्त पौधे और बेलें जो होती हैं वो क्या होती हैं, चिगुरु, उसे नए पत्ते आ जाते हैं, ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಿಡುತ್ತವೆ और वो फल देने लगते हैं। ಭೂಮಿಯು बगे बगे ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ, ज़मीन अलग अलग रंगों से अलंकारಗೊಂಡಂತೆ सजने की तरह ಕಾಣುತ್ತದೆ, दिखाई देती है। पक्षी प्राणिಗಳು, परिंदे और जानवर जड़त्रವನ್ನು ತೊರೆದು अपनी सुस्ती को हटाकर दूर करके मेले ಏಳುತ್ತವೆ, ये ऊपर उठते हैं मतलब जागते हैं। ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತವೆ और अपने काम के लिए चले जाते हैं। ಕೋಗಿಲೆಗಳು ಹಾಡುತ್ತವೆ, जो कोयल होते हैं वो गाते हैं। ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ मधुर गाना ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತದೆ, परिंदों की जो चहचहाट है, मधुर गाना मतलब एक दिल को लुभाने वाली जो नज़्म है, गाना है, सॉन्ग है, वो सुनाई देता है। ಹೀಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, इसी तरह से नेचर में ಯಾವುದೋ ಹೊಸ चैतन्य मतलब नेचर में कोई एक नई सी रूह फूंक दी गई है, ಮೂಡಿದಂತೆ एक रूह आ गई है, इस तरह से नज़र आता है, ಕಾಣುತ್ತವೆ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि युगದ ಆದಿಯನ್ನು ಸವಿ ಚೈತ್ರವೆಂದು ಏಕೆ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? तो जवाब हमें लिखना है। क्वेश्चन समझ लीजिए, युगದ आदि मतलब साल के शुरू को सवी चैत्र क्यों कहा है? क्योंकि ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ। जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी लोग होते हैं, उनको नया साल चैत्र मास मतलब चैत्र मास के महीने से शुरू होता है। चैत्र मासದ ಮೊದಲ दिन, चैत्र मास महीने का नाम है, उसका जो पहला दिन युगದ आदि ಎಂದು ಜನರು मतलब साल का शुरू लोग समझकर ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, एक त्यौहार मनाते हैं। ಬೇವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾರೆ, नीम और गुड़ से बनी हुई चीज़ लोगों में बांटते हैं। ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, खुद भी खाते हैं। ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಕಹಿಯನ್ನು, गुज़िश्ता साल की जो कड़वाहट थी, मरेतु उसे भूलकर ಹೊಸ ವರ್ಷದ नए साल का शुभ समयವನ್ನು, अच्छे वक्त को और ಸಿಹಿಯನ್ನು और उसके मीठेपन को निरीक्षिಸುತ್ತಾರೆ, तो ख्वाहिश जाहिर करते हैं। मतलब नए साल में वो क्या करते हैं, पिछले साल की जो कड़वाहट थी उसको सब भूल जाते हैं और अच्छे वक्त की और अच्छे मतलब मिठास की क्या है वो ख्वाहिश जाहिर करते हैं नए साल के अंदर। तो हमें इस आंसर को मज़ीद बढ़ाने के लिए ऊपर दिए हुए आंसर को भी ऐड कर सकते हैं। युगದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಆ करना है यहाँ पर। ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, युगದ आदि मतलब साल के शुरू में, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೂ, प्रकृति का मतलब नेचर में, ಸಭೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, वहाँ पर आप कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं,
चैत्र मास बंदाग, जब चैत्र मास करके नया महीना आता है तो ಗಿಡದ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಚಿಗುರು ಗಿಡ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಚಿಗುರು हन्नू बिड़ुत्तवे। जो बेले होते हैं, दरख्त होते हैं, पौधे होते हैं, मरा का मतलब दरख्त, गिಡ मतलब पौधे, बಳ್ಳಿಗಳು मतलब बेल, वो क्या होते हैं चिಗುರು मतलब नए पत्ते निकलते हैं, हಣ್ಣುಗಳು बिड़ुत्तवे और फल देते हैं। भूमियु बगे बಗೆಯ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ, ज़मीन क्या होते हैं अलग अलग रंगों से अलंकारಗೊಂಡಂತೆ सजने की तरह दिखाई देती है, ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ। प्राणी पक्षिಗಳು जड़त्रವನ್ನು ತೊರೆದು, जो परिंदे और जो जानवर होते हैं अपनी सुस्ती को छोड़कर ತೊರೆದು ಮೇಲೆ ಏಳುತ್ತವೆ, ಜಾಗ್ತೆ हैं ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತವೆ, अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। ಕೋಗಿಲೆಗಳು ಹಾಡುತ್ತವೆ, जो कोयल होते हैं वो गाते हैं। ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಮಧುರ ಗಾನ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ। चिड़ियों की जो चहचहाट है वो सुनाई देती है। ಹೀಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ। मतलब नेचर में ऐसा लगता है कि कोई नई सी यहाँ पर रूह क्या है फूंक दी गई है। ಹೀಗಾಗಿ ಯುಗದ ಆದಿಯನ್ನು ಸವಿ ಚೈತ್ರವೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ। इसलिए इस साल के शुरू को सवी चैत्र करके यहाँ पर पोएट इसको पुकारे हैं। नेक्स्ट देखिए संदर्भ विवरिಸಿ। फर्स्ट वन, ನೆಲದಮ್ಮ ನೆಲವಧುವೆ ಆದಳಿಂತು। ನೆಲದಮ್ಮ मतलब ज़मीन, ನೆಲವಧುವೆ मतलब दुल्हन, आदಳಿಂತು बन गई। तो ये नज़म में आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले ये जो सेंटेंस है कहाँ से लिया गया है लिखना है। ಈ ಮಾತನ್ನು ಬಸವರಾಜ್ ಸಾದರ್ ಅವರು ಬರೆದ ಸವಿ ಚೈತ್ರ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। इस नज़म को बसवराज सादर ने सवी चैत्र नज़म से लिया गया। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯುಗದಾದಿ ಬಂದಾಗ ಭೂಮಿ ಕಾಣುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ। कब कहा है ये जुमला? तो युगादि बंदागा, जब युगादि आती है, जो त्यौहार आता है, तो भूमि काणुओ बगेनो, ज़मीन किस तरह से दिखाई देती है वो देखते हुए इस तरह से इस जुमले में कहा है उन्होंने। तो संदर्भ देखिए, थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक, जो लिखी हुई जो पिछले मिसरे हैं, जो लाइंस हैं, उसके बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है। ಮದುಮಗಳು ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೊದಲು, मधुमगड़ू मतलब जो दुल्हन होती है ಹೊಸ जीवಕ್ಕೆ, जब वो अपनी नई ज़िंदगी के लिए अपना कदम रखती है, उससे पहले वो क्या करती है, अलंकारಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ, मतलब शादी के लिए वो सजती है। उसी तरह से चैत्र मासदल्ली, मतलब ये चैत्र मास जो महीना होता है उसमें क्या करती है ज़मीन, जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, वो क्या होता है ज़मीन को अलंकरिಸುತ್ತದೆ, ज़मीन को सजाती है। किस तरह से? मर, ಗಿಡ, ಬಳ್ಳಿಗಳು, चिगुरी, मतलब पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं और बेलें होती हैं। चिगुरी, इसे नए पत्ते आते हैं। इस तरह से वो ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಿಡುತ್ತವೆ और फल भी देते हैं। ಭೂಮಿಯು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ अलंकारಗೊಂಡಂತೆ, ज़मीन अलग अलग रंगों से सजने की तरह दिखाई दे रही है पोएट को। तो इसी संदर्भ में ये बात इन्होंने कही है करके हमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना है। सेकंड देखिए, नेल मुगिलु वादकवे ನಡೆದಂತೆ, मतलब ज़मीन और आसमान पर शहनाई बजने की तरह उन्हें दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले जुमले में लिखना है कि ये नज़म किसने और कौन से सबक से ली गई है। नेक्स्ट, कब कहा गया है जुमला?
युगादि बंदाग भूमि काणुव बगे। सेम टू सेम जब युगादि आती है तो ज़मीन किस तरह से नज़र आती है, तो इसी संदर्भ में ये जुमला इन्होंने कहा है। तो एक्सप्लेनेशन देना है, फ्लैशबैक जाना है। ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಬಂದಾಗ ಮರ ಗಿಡ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಚಿಗುರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತವೆ। जैसे कि मैक्सिमम तीनों संदर्भ में एक ही बात को कॉपी किए हैं क्योंकि आपको आसानी हो याद करने में भी, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। किस संदर्भ में ये जुमला, किस संदर्भ में ये जुमला कहा गया है करके यहाँ पर उन्हीं जुमलों में बताया गया है। थर्ड, ಎಲ್ಲರ ಎದೆಗಳ ತುಂಬ सभी चैत्र। तमाम लोगों में, तमाम लोगों के जिस्मों में ये जो महीने का जो जायका है वो भर दिया जाता है। तो इस जुमले को किस पोएट ने लिखा है और कौन सी पोएम से लिया गया है लिखना है। सेकंड, कब कहा गया है। ये जुमला युगादि ಬಂದಾಗ, जब युगादि आती है, उनका त्यौहार आता है, तो निसर्गदल्लाಗುವ बदलावಣೆ, तो नेचर में क्या चेंजेस देखने को मिलता है उसको बोलते वक्त इसी जुमले को अपने पोएम में इस पोएट ने लिखा है करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट, संदर्भ थोड़ा चेंज रहेगा। देखिए, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ। आई थिंक ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में ये चीज़ लिखी हुई है, तो वहाँ से जो आप याद किए हैं वो यहाँ पर भी कॉपी कर सकते हैं। एक मरतबा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, मतलब हिंदुस्तानियों को चैत्र मास करके एक महीने से साल की शुरुआत होती है। चैत्र ಮಾಸದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ, चैत्र मास का जो पहला दिन होता है, युगदादि अंदु जनरु ತಿಳಿದು, साल की शुरुआत है करके लोग समझ कर क्या करते हैं, ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, मतलब त्यौहार मनाते हैं। ಬೇವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾರೆ, मतलब जो खाने वाली चीज़ होती है स्पेशल ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ, तो उसको लोगों में भी बांटते हैं और खुद भी खाते हैं। ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ। ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಕಹಿಯನ್ನು, जो गुज़िश्ता साल की जो कड़वाहट थी वो मरेತು भूल कर ಹೊಸ ವರ್ಷದ नए साल का शुभ ಸಮಯವನ್ನು, मतलब अच्छे वक्त को और ಸಿಹಿಯನ್ನು और मिठास को निरीक्षिಸುತ್ತಾರೆ, मतलब ख्वाहिश जाहिर करते हैं। इस संदर्भದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ये कहते हुए पोएट ने ये भी चीज़ ऊपर वाली जो लाइन है एक कही है करके बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, भाषाभ्यास, एक ग्रामर पार्ट है। यहाँ पर आपको चार ही के बारे में डिस्कस किया गया है। तो किसको तत्पुरुष समास कहेंगे, किसको क्रिया समास कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे और द्वंद्व समास कहेंगे। असल में यहाँ पर होता ही है कि ये जो नाउन्स होते हैं, ये फर्स्ट वर्ड है, सेकेंड वर्ड, इसमें जो नाउन्स होते हैं उसके एंडिंग वर्ड्स, जिसको हम विभक्ति प्रत्यय बोलते हैं कन्नड़ में, विभक्ति प्रत्यय, तो एंडिंग जो वर्ड होते हैं वो इसमें से निकल जाते हैं, तो एक शॉर्ट वर्ड बनता है। विभक्ति प्रत्यय, जैसे कि प्रथम विभक्ति प्रत्यय है, प्रथम, तो उसके लिए हम ऊ एंडिंग वर्ड देंगे। द्वितीय, अगर द्वितीय विभक्ति प्रथम है तो उसको हम अन्नु का एंडिंग वर्ड वहाँ पर देख पाएंगे, अन्नु। तो आप देख सकते हैं युगद, इसमें अ लिखा हुआ है, मई अन्नु, अन्नु लिखा हुआ है।
सवियाद, इसमें भी अ है तो नेलाऊ, इसमें आप देख रहे हैं उ एंडिंग वर्ड है तो इसमें प्रथम मयन्नु में द्वितीय विभक्ति प्रत्यय आप देख सकते हैं। जैसे मैंने युगद, इसमें अ लिखा हुआ है तो यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, छठे नंबर पर षष्ठी, तो यहाँ पर अ आता है। इसको आपको याद रखना है, इस सीक्वेंस के मुताबिक याद रखना है। विभक्ति प्रत्यय गणों में प्रथमा, द्वितीय, प्रथमा उ, द्वितीय अनु, तृतीय इंद, इस तरह से इसके एंडिंग वर्ड्स आते जाते हैं किसी भी लफ्ज़ के, किसी भी नाउन के। तो षष्ठी में अ आता है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें। इसके बाद सातवां भी है सप्तमी, तो इसको डिटेल से हम ग्रामर पार्ट में पढ़ाएंगे। अब जितनी यहाँ पर ज़रूरत है उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले तत्पुरुष समासा। तत्पुरुष समासा में हमें देखना है कि ये जो दो वर्ड्स बने हैं ये आपस में क्या ताल्लुक़ रखते हैं। मतलब युगद आदि, मतलब युग साल का शुरू, असल में जो मेन वर्ड है वो साल है। आदि मतलब शुरू, इसकी जो पूरी मानी है साल में मौजूद है। तो यहाँ पर मेन नाउन हुआ इसके अंदर। ठीक है, तो साल का शुरू होना मतलब इसके बारे में कह रहा है। तो ये युग का मतलब साल हुआ। जो एक फर्स्ट वर्ड जो होगा नाउन होगा और उसके बारे में नेक्स्ट वर्ड उसकी वजाहत करेगा, साल का शुरू। तो इस तरह के अल्फाज को, इस तरह की जो मिलावट होती है उसको हम तत्पुरुष समासा कहेंगे। नेक्स्ट देखिए क्रिया समासा। क्रिया समासा है करके आइडेंटिफाई हमको कैसे करना है, देखना है कि पहले वर्ड में विभक्ति प्रत्यय में द्वितीय जो कि अन्नु पर मुश्तमिल होता है। एंडिंग वर्ड इसका क्या होता है, अन्नु। इसको हम देखना है अन्नु, क्योंकि यहाँ पर मई अन्नु बोल के लिखा हुआ है तो यहाँ पर अन्नु छुपा हुआ है इसके अंदर। जब भी हम किसी भी वर्ड को जब अलग अलग किए हैं तो वहाँ पर अन्नु का लफ्ज़ पाएंगे, मतलब ये द्वितीय विभक्ति प्रत्यय होता है। तो हम डायरेक्टली मेक श्योर करेंगे कि ये क्रिया समासा है। नेक्स्ट देखिए कर्मधारय समासा। इसमें आपको पहला वर्ड एडजेक्टिव वाला मिलेगा और सामने नाउन लिखा होगा। इसी नाउन के मुताबिक इसके बारे में सिफत बताई जाएगी, एडजेक्टिव बताया जाएगा। जैसे कि सवियाद चैत्र मतलब जायकेदार महीना करके, इसी की यहाँ पर सिफत बताई जा रही है। तो मौसूफ सिफत जिस लफ्ज़ में देखेंगे आप तो आप डायरेक्टली मेक श्योर करेंगे कि ये कर्मधारय समासा है। पहले आपको लफ्ज़ों को देख लेना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर ये रूल को अप्लाई हो रहा है तो आप डायरेक्टली उसको बता देना है कि ये कर्मधारय समासा है। नेक्स्ट देख लीजिए द्वंद्व समासा। ये क्या होता है, इसमें दोनों जो नाउन होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं, दोनों की अलग अलग पहचान होती है। जैसे कि यहाँ पर ज़मीन की बात हो रही है, यहाँ पर आसमान की बात हो रही है, तो दोनों नाउन अलग हैं, इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे दोनों वर्ड्स को मिलाने के बाद एक वर्ड बनेगा नेलाऊ मुगिलू, ज़मीन व आसमान, नेला मुगिलू। तो इस तरह से दोनों इम्पोर्टेंट रखने वाले दोनों भी नाउन हैं, तो एक दूसरे की सिफत भी बता नहीं रहे हैं और एक दूसरे का हिस्सा भी नहीं है। तो ये दोनों डिफरेंट वर्ड हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये द्वंद्व समासा है। तो
तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि ये युगद आदि मयन्नु कोडवी ये किस तरह लिखना है। तो आपको इस अल्फाज का नॉलेज होना ज़रूरी है। ये जुमला है, ये दिस इज़ अ सिंगल सेंटेंस। युगद युगादि, युगादि क्या होता है? युगद आदि होता है, मतलब साल का शुरू होता है। मय कोडवी, मयन्नु कोडवी मतलब जिस्म को तोड़ मरोड़ कर। सवी चैत्र, सवियादा चैत्र मतलब जायकेदार महीना। ये आपको इन अल्फाज का नॉलेज होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल आपको इसको कम से कम बाहर तो कर लेना है, जितने अल्फाज आते हैं उसको बाहर करना है। तो इसी तरह के अल्फाज अगर इम्तिहान में पूछे जाएंगे तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये रहा तत्पुरुष समासा, समासा जो भी सेक्शन है, टोटल 8 है। इसके बारे में मज़ीद इंशाल्लाह आपकी ग्रामर पार्ट में लिखा समझाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದು ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ। अल्फाज को खोल कर लिखना है और आपको संधि बताना है। आदलिंतु, आदड़ू प्लस इंतु, ये फर्स्ट वर्ड समझो, इसको सेकंड वर्ड समझो, इसको थर्ड वर्ड समझो। आपको लोपा संधि के बारे में बार बार बता चुका हूँ, क्योंकि इसके फर्स्ट वर्ड के जो स्वराक्षर होता है इसको देखना है। मतलब आदड़ू ऊ है यहाँ पर, तो ये लोप मतलब गायब होना, गायब हो जाएगा। ऊ देख सकते हैं आप, आदड़ू ऊ निकल गया, डायरेक्टली ल ई से मिल गया। ये जो ऊ था स्वराक्षर जो भी होगा फर्स्ट वर्ड के एंड में वो निकल जाएगा। आदलिंतु ऊ निकल गया, ल से ई मिल गया। नेक्स्ट इस लोपा के बारे में बात करेंगे, गुण संधि के बारे में बाद में बात करेंगे। एल्लरेदे, एल्लर, र के साथ समझ लो कि अ मिला हुआ है, तो डायरेक्टली ए र ए से मिल गया तो रे हो गया। यहाँ देख सकते हैं आप रे, एल्लरेदे, अ निकल गया यहाँ से। नेक्स्ट देखो नेलदम्मा, नेलद प्लस अम्मा, तो यहाँ पर भी समझ लो कि अ है, तो ये अगर अ निकल भी जाएगा तो ये सामने वाला अ इसके साथ मिलकर वही वर्ड रह जाता है, नेलदम्मा। बात समझ में आ रही होगी आपको। इसका अ निकल गया तो ये अम्मा का अ है, तो इसके साथ मिलकर नेलदम्मा ही रह जाता है। तो बात करेंगे गुण संधि के बारे में। गुण संधि क्या होता है? देखो मैं यहाँ पर कुछ लिखा हूँ जिसमें बताया गया है कि आपका फर्स्ट वर्ड नहीं देखना है, सेकंड वर्ड देखना है। सेकंड वर्ड का जो बिगनिंग लेटर जो होता है, जैसे कि इसमें ऊ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर सेकंड वर्ड का बिगनिंग लेटर अ लिखा हुआ है या फिर आ लिखा हुआ है, ऊ लिखा हुआ है या फिर ऊ लिखा हुआ है या रू, इनमें से कोई भी एक लिखा हुआ है तो आपको इसके मुताबिक बदलना है। मिसाल के तौर पर जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जीव प्लस उल्लासा, ऊ से ये ओ में बदल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वो के साथ में वो हो गया, ये इस ऊ को हटा दिया गया है। बात आपको समझ में आ रही होगी। इस ऊ को निकालकर ये ओ, आप जानते हैं जब बल्ली में इसको लिखते हैं तो व प्लस ओ किस तरह से हो गए, तरह से आएगा, ठीक है। तो अगर इसकी दूसरी मिसाल देखेंगे तो एक फर्स्ट वर्ड होगा, एक सेकंड वर्ड होगा। सेकंड वर्ड का जो
बिगनिंग लेटर, इसमें ई लिखा हुआ है, ठीक है। तो ई होने की वजह से हम इस ई को ए में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा ई की जगह पर रे, वीरेश। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अ आ के लिए ई या ई का उपयोग करेंगे, ऊ के लिए ओ का, रू के लिए आर, और बड़ा ई जब भी आएगा ये बिगनिंग वर्ड, सेकेंड वर्ड के बिगनिंग लेटर ई आएगा तो हम उसको ए में तब्दील करेंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ तत्सम ಮತ್ತು तद्भव बरेरी, तत्सम और तद्भव लिखना है, इसको आप बाहर करना होगा। मुख मोग, पक्षी हक्की, बಣ್ಣ वर्ण, खग कग। नेक्स्ट है ಈ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ, मतलब अपोजिट लिखना है आपको। सिही मीठा, कही मतलब कड़वा, आदि शुरू, अंत्य इख्तिताम, नेल ज़मीन, जल पानी। ಹೊಸತು नया, हळेदु इसको ले करना है, या हळदू भी सही है, बेहतर है कि इसको ले करें। तुदी किनारा, या आखिर में, मोदलू मतलब पहले। नेक्स्ट मेमोराइजेशन के लिए आपको 2 स्टांजा दिए गए हैं, उसको आप बाहर करना है। ಕೊರಡ ಕೊನಸಿರಿ ತುದಿಗೆ ಮುಗುಳನಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಬರಡು ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೊಸತು ಚೈತನ್ಯವು, ಕುಕಿಲ ಕೋಗಿಲೆ ಕಂಠ ಮುಕ್ತ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯ ಕಲರವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇರಿದೆ। ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಂಜಾ, ಯುಗದ ಹಿಂದಿನ ಕೊಳೆಯ ತಿಕ್ಕ ಮೈ ತೊಳೆದಂತೆ ನಗುವ ನಲಿವಿನ ಮುಖವೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ, ಬೆಲ್ಲ ಬೇವಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಹಿ ಕಳೆದು ಸಿಹಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲರೆದೆಗಳ ತುಂಬ सवी चैत्र। ये 2 स्टांजा आपको बाय हार्ट करने हैं, इम्तिहान में ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये थी हमारी सवी चैत्र लेसन का एक्सरसाइज और इसका एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके साथ ही मैं आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।